औरतों के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से औरतों को उनका हक दिलाने के लिए, या हम यूं कहें कि उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए जो कोशिश हुई उसमें काफ़ी रिफॉर्मर्स की क्या भूमिका रही। लेकिन एक और प्रैक्टिस जो कि कॉमन थी उस वक्त के दौर पे वो थी कास्ट इनक्वालिटीज़, कास्टिज़म जिसे हम कहते हैं, या हम अनटचेबिलिटी के बारे में भी हमने पढ़ा है कि वो कितनी कॉमन थी उस वक्त के दौर पे। उसकी वजह थी लोगों की मानसिकता, क्योंकि लोग इतने डेवलप नहीं था उनका ब्रेन, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं थे, नैरो माइंडेड लोग थे जो भेदभाव करते थे। जैसे कि पाठशालाओं में अपर कास्ट वालों के साथ लोअर कास्ट वाले बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, वो क्लास नहीं अटेंड कर सकते थे, उन्हें क्लास के बाहर बैठ के ही लेक्चर अटेंड करने की इजाज़त थी। ऐसा हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद पता लगता है। और भी सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने अपने लेखों के ज़रिए इसके बारे में लिखा है, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि किस तरह से रिलीजियस प्लेसेस में लोअर कास्ट मेंबर्स को जाने की मनाही थी, या टाइमिंग शिफ्ट थी। जिस टाइम पे अपर कास्ट वाले मंदिर जाते हैं उस वक्त लो कास्ट वाला नहीं जा सकता था। इस तरह की काफ़ी बुराइयां थी जो उस वक्त के लोगों के जहन में चल रही थी, और इनका समाज से हटना बहुत ज़रूरी था। और यही वजह थी कि काफ़ी सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए और उन्होंने इस कास्ट इनक्वालिटी को क्रिटिसाइज़ किया और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और इसके बारे में हमें पता लगता है राजा राम मोहन राय की राइटिंग्स के थ्रू भी कि किस तरह से उन्होंने ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए कि ओल्ड टेक्स्ट में कास्टिज़म जैसी कोई चीज़ नहीं थी। काफ़ी कोशिश की गई अलग अलग एरिया के रिफॉर्मर्स द्वारा लोगों के जहन से, दिमाग से ये चीज़ निकालने में। और फिर मुंबई में परमाहंस मंडली की स्थापना की गई 1840 में, जिनका मकसद था एबॉलिशन ऑफ कास्टिज़म इन इंडिया। काफ़ी रिफॉर्मर्स ने इसकी स्थापना में अपना योगदान दिया है, और अच्छी बात ये थी कि इन रिफॉर्मर्स में कुछ लोग अपर कास्ट से भी थे। इसी तरह से 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज़ द्वारा स्कूल खोले गए लोअर कास्ट पीपल्स के लिए और ट्राइबल्स के लिए, जो कि ये स्कूल सिर्फ लोअर कास्ट मेंबर्स के लिए थे। तो इसकी वजह से इनके बच्चों को अपनी बात खुल के रखने का मौका मिल गया। ब्रिटिश एरा में सिटीज़ के एक्सपेंशन का काम काफ़ी ज़ोरों पर था, जिसकी वजह से लेबर्स की डिमांड बढ़ गई और मूवमेंट ऑफ वर्कर्स शुरू हो गई गाँव से शहर की तरफ। इन वर्कर्स में ज़्यादातर लोग लोअर कास्ट सोसाइटी से बिलोंग करते थे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, क्योंकि उनको शहरों में जाके एक बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा था। उस वक्त शहरों में काफ़ी ड्रेन्स की खुदाई का काम चल रहा था, रोड्स बनाए जा रहे थे, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही थी, शहरों की सफाई का काम चल रहा था। काफ़ी रोज़गार के अवसर शहरों में खुल चुके थे, जैसे कि कुली का काम, कैरियर्स, या ईंट के भट्ठों पे काम करना, या सीवेज क्लीनर का था, या स्वीपर्स, रिक्शा पुलर्स। इस तरह से काफ़ी नौकरियां खुल गई थी, जिन्होंने एक मौका दिया एक सोशली अपलिफ्ट होने में लोअर कास्ट सोसाइटीज़ को। इसी तरह से टी प्लांटेशंस के थ्रू भी काफ़ी लोअर कास्ट सोसाइटी मेंबर्स को काम करने का मौका मिला, और देश के छोटे छोटे हिस्सों से या छोटे छोटे गांवों से लोगों ने निकलकर असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया जैसे शहरों में काम करना शुरू किया। हालांकि अपने गांवों को छोड़ के नई जगहों पे काम करना लोगों के लिए बहुत टफ रहा, लेकिन उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, क्योंकि इससे उनको दो फ़ायदे हुए। एक तो उनको रोज़गार मिल गया, और दूसरा वो जो अपर कास्ट के हाथों उनको ह्यूमिलेशन हो रही थी, या जो वो डेली रूटीन पे अलग अलग चीज़ों पे सफ़र कर रहे थे, उनको उससे बचने का मौका मिला। इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा महर रेजिमेंट का गठन किया गया, और महर समाज के लोगों को, जिनको कि अनटचेबल्स भी कह के भी रेफ़र किया जाता था, उनको आर्मी में काम करने का मौका मिला और अपनी ज़िंदगी जीने का मौका। फिर धीरे धीरे इक्वालिटी और जस्टिस की डिमांड बढ़ती गई, और सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जो था उसमें काफ़ी इस तरह की मूवमेंट्स सामने आई जिन्होंने कास्टिज़म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई। और ऐसी ही एक मूवमेंट शुरू हुई सेंट्रल इंडिया में, जिसका नाम था सतनामी मूवमेंट, और उन्होंने लेदर वर्कर्स का सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। ऐसे ही एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे श्री नारायण गुरु उभर के आए, जो एग्जावा कास्ट से बिलोंग करते थे।
उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। उनके अनुसार अगर भगवान ने इंसान को बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया है तो हम एक ही मज़हब में रहते हुए इंसानियत को कास्ट के ऊपर कैसे बांट सकते हैं। उन्होंने काफ़ी ऐसी कोशिश की थी जिससे उन्होंने सबऑर्डिनेट कास्ट को सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम का पाठ पढ़ाया और उनको उनके हक के बारे में अवेयर कराया। ऐसा ही एक और नाम था ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 1827 में हुआ था और उनकी पढ़ाई क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा सेटअप स्कूल की थ्रू हुई थी। उनको लो कास्ट लिटिल सोसाइटी के लीडर के तौर पे देखा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में काफ़ी काम कर रखे थे। उनकी लिए जस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई थी उन्होंने। उनके अनुसार एक इंसान को दूसरे इंसान को दबाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने शूद्रा यानी कि लेबर क्लास और अति शूद्रा यानी कि अनटचेबल्स के लिए एक मूवमेंट शुरू की थी, उनको हक दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जो 1873 में पब्लिश हुई और उसका नाम था गुलामगिरी। इस किताब में उन्होंने अमेरिकन ब्लैक स्लेव्स का जिक्र किया है और उनकी कंडीशंस के बारे में लिखा, और इंडिया में लोअर कास्ट की कंडीशंस का भी जिक्र किया। कास्ट रिफॉर्म की मूवमेंट्स काफ़ी देर तक चलती रही, जिनको सपोर्ट मिला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे बड़े दलित लीडर्स का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि मेहर फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनकी ज़िंदगी भी काफ़ी कठिनाइयों से गुजरी थी क्योंकि वो भी कास्टिज़म के शिकार थे। उन्होंने इन कठिनाइयों का डट के मुकाबला किया और अपनी पढ़ाई पूरी की। अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो यूएस गए और वहाँ से लौटने के बाद यानी कि 1919 उन्होंने कास्टिज़म के बारे में लिखना शुरू किया और काफ़ी मूवमेंट्स का हिस्सा बने, जैसे कि 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट का हिस्सा बने। टेम्पल मूवमेंट एंट्री के बाद से जितनी भी मूवमेंट्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा शुरू की गई, उसमें उन्हें हर कास्ट से सपोर्ट मिला। समान विचारधारा के लोग हर कास्ट से बढ़ चढ़ के उनके सपोर्ट में आए, चाहे वो ब्राह्मण्स कास्ट से थे या चाहे क्षत्रिय थे, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स या पीजेंट्स थे या लोअर कास्ट से थे। फिर काफ़ी मूवमेंट्स चलाई गई जिसमें कास्टिज़म, अनटचेबिलिटी और मेल डोमिनेंस सोसाइटी के खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई। फिर देश आज़ाद हो गया और जितने भी 5 ईयर प्लान्स टाइमली आते गए उसमें वीकर सेक्शंस के लिए, वुमेंस के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ लाई गई और वुमेन एम्पावरमेंट एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा बन गया। इस टॉपिक से बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय।